हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो है वॉइस से। ये क्वेश्चन मैं कल भी लाया था। बेसिकली स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। एबीसीडी जल्दी, पहले का एबीसीडी जल्दी बताइए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे बेटा। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आइए जब ऑनलाइन आते हो तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना, सेशन को। चलिए शुरू करें। तो देखिए बेटा, अब क्या कहता है, वॉइस है। वॉइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है वो ये कि B+V3 होना चाहिए। B+V3। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है, दीज आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जब हम टेंस करते हैं और जो वॉइस करते हैं, ये दोनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, टेंस और वॉइस। तो इनकी वर्ब से पता चल जाता है। तो जैसे हमने लिखा ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो पैसिव वॉइस जो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का वाज वर्ब प्लस V3 बनेगा। तो आप चेक कर लो कि वाज वर्ब प्लस V3 कहां है। यहां हैव बीन प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, ये गलत है। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। तो आंसर यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो गलत। ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पे क्या कहता है, आर ऑर्डर्ड। हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट और ये क्या दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मींस 3 गलत। तो आंसर ये रहा। क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी इजी, 1 का बी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस, अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस। डू नॉट टच एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स। Do not touch any items displayed on the glass shelf. हाँ जी बेटा, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। एबीसीडी 2 का एबीसीडी कौन सा होगा? टू का बताओ बेटा, 2 का बताओ आंसर एबीसीडी। तो देखिए अब मैं समझाता हूं, आपने दिया, अब देखिए मैं समझाता हूं। देखिए ये है ना इंपेरेटिव सेंटेंस है, इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के जरूरत के अनुसार, इंपेरेटिव सेंटेंस के जरूरत के अनुसार एक सेंटेंस के 3 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। जैसे अब मैंने एक सेंटेंस लिया इंपेरेटिव, लर्न इंग्लिश। इसके 3 पैसिव वॉइस बन जाएंगे, इस एक्टिव के 3 पैसिव वॉइस बन जाएंगे। पहला बनेगा इसका पैसिव वॉइस, वो बनेगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू लर्न इंग्लिश। यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी ऑर्डर तो नहीं लगे ना, ये तो एडवाइस हो जाएगा ना, ऑर्डर थोड़ी होगा। प्लीज, यू आर एडवाइस, यू आर एडवाइज्ड टू लर्न इंग्लिश। पहला तो ये बना, तो यू आर प्लस V3 से बनता है। दूसरा इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो लेट से ही बन जाएगा कि लेट इंग्लिश बी लर्न्ड। तो इसका जो नियम होता है वो ये होता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, ये इसके अंदर नियम लगता है। दूसरा, तीसरा, अगर सेंटेंस में एडवाइस है तो आप शुड से बना सकते हैं। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो और मॉडल से आप इसे बना दो। सेंटेंस के अंदर अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें, अगर आप इसे किसी मॉडल से बनाएंगे तो वो मॉडल या तो शुड होगा या मस्ट, तीसरा कोई और मॉडल नहीं हो सकता। तो इंग्लिश शुड बी लर्न्ड, इंग्लिश शुड बी लर्न्ड। अब देख लीजिए, एक एक्टिव वॉइस की 3 पैसिव वॉइस। तो अब हमारे पास भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसके भी 3 में से कोई एक स्ट्रक्चर फिट बैठ रहा होगा जो हमारा आंसर होगा। कैसे? चलिए अब जरा देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है इंपेरेटिव, डू नॉट टच आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्फ। ग्लास शेल्फ पे जो आइटम्स डिस्प्ले किए गए हैं
उनको छूना नहीं। तो देखो पहले लेट से बना रहा है, तो लेट का क्या नियम होता है? लेट का नियम होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट और बी प्लस V3। लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, और नेगेटिव है तो नोट भी लग जाएगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, अब यहां बी तो है ही नहीं, यहां बी नहीं है तो ये गया, ठीक है ना, ये नहीं है तो ये गया। अब कह रहा है नो आइटम्स। अब ये नो आइटम्स, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, कहते हैं एनी आइटम्स को नो आइटम्स कर दिया क्योंकि नोट इंक्लूड कर दिया, तो ये ठीक हो सकता है। सब्जेक्ट ऑन द ग्लास शेल्फ, ये डिस्क्रिप्शन है, तो नो आइटम सब्जेक्ट बना तो मॉडल से बन गया शुड बी टच्ड, तो ये हो सकता है। लेकिन अभी आप इन दोनों को और देख लो, कहता है एनी आइटम्स। अब अगर एनी आइटम्स, अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो तो फिर मॉडल से ही बनाना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो तो मॉडल से बनाना पड़ेगा, जो हमने इधर किया। देखिए बेटा, जो हमने यहां किया, अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो तो फिर मॉडल से बनाना पड़ेगा। तो यहां पर यही बात गलत हो गई कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये जो क्या कहते हैं एनी आइटम्स, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो मॉडल से बनाना पड़ेगा, और मॉडल है ही नहीं। अगर मॉडल नहीं है तो ये गलत आंसर भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना बच्चे? जय हिंद बेटा, बेटा जय हिंद। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछना, बाकी आंसर यही है, ये इंपेरेटिव था। चलिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दो क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर, नरेशन आंसर दीजिए। दो क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर। ही सेड आई हैव बॉट दिस बुक फॉर माय ब्रदर। बहुत इजी लेकर आया हूं असर्टिव सेंटेंस का, बहुत इजी, वेरी इजी। गुड बेटा। तो इसे हम कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन है। असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस है बेहद इजी, और देखो एग्जाम में आया हुआ है, और वो भी टीयर 2 में, टीयर 2 में, ठीक है ना। आइए आंसर दीजिए ABCD। चलो 3 का आंसर आया। तो देखो बेटा, ही सेड, लिसनर नहीं है तो ही सेड को ही सेड रखो, बिल्कुल ठीक। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगता है। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगता है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, और स्पीकर को स्पीकर से चेंज करते हैं, तो स्पीकर को स्पीकर से, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो यहां ही बिल्कुल ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट चेंज करते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट रखा, तो ये गलत। यहां प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर बाय प्रेजेंट इंडेफिनिटली कर दिया, तो ये गलत। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, तो ये हो सकता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट को यहां पास्ट इंडेफिनिट रखा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हम, प्रेजेंट परफेक्ट का कोरिस्पोंडिंग पास्ट परफेक्ट होता है, तो आंसर सी ना कि डी, तो आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल 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 सही कहा बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। तो 2 वॉइस और 2 नरेशन, तो ये भी हमारे नरेशन से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टीयर 2 का क्वेश्चन है, बनाइए। जे सेड टू द गर्ल हाउ आर यू डूइंग। जे सेड टू द गर्ल हाउ आर यू डूइंग, तो ये इंटेरोगेटिव से आ गया, पहला असर्टिव था, दूसरा इंटेरोगेटिव। तो जे सेड टू द गर्ल हाउ आर यू डूइंग, तो अगर जे ने गर्ल से कहा है कि भाई तुम्हारा सब कुछ कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ, तो मीन्स वो पूछ रहा है, तो जे आज द गर्ल, जे आज द गर्ल, जे आज द गर्ल, और जे आज द गर्ल, क्योंकि आज सेड टू को आज में चेंज कर दिया, क्योंकि स्पीकर ने यहां प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो तब हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ या वेदर का यूज कब करते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा जाए। लेकिन यहां तो WH फैमिली से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब ये जो हाउ है यही एज ए कंजंक्शन रिएक्ट करेगा, यही एज ए कंजंक्शन यूज होगा, तो हाउ को एज ए कंजंक्शन यूज करो, तो यहां पर हाउ की जगह दैट लगा दिया। दैट कब लगता है? जब असर्टिव हो, तो ये गलत हो गया। हाउ को हाउ रखा तो ये ठीक है, यहां इफ कर दिया, इफ कब आता है? जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। तो यहां हाउ को हाउ रखा, तो इसका मतलब है आंसर या तो बी है या फिर डी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट चेंज करें बाद में वर्ब।
तो यू सेकंड पर्सन लिसनर होता है, तो लिसनर को लिसनर से चेंज करो। गर्ल टू के बाद ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसका मतलब है ये हर है। तो हर का सब्जेक्टिव केस शी चाहिए, तो यहां पर हर का सब्जेक्टिव केस शी है, लेकिन यहां पर पहले वर्ब लिख दिया। वर्ब पहले नहीं आएगा क्योंकि अब आप असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में जब तब्दील करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट देना होता है। तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, बाद में वर्ब, इसने पहले वर्ब दे दी, बाद में सब्जेक्ट, तो इसका मतलब है ये गलत। आंसर बी, आंसर बी। क्लियर हुआ ना? अब जिनको ये नियम पता है जो मैं बोल रहा हूं, जिनको नियम पता है, सटीकता से आंसर मिल रहे, ठीक है ना? अगर आपको आंसर्स चाहिए इनके, मतलब जो मैं आपको ये लॉजिक दे रहा हूं इन क्वेश्चंस के आंसर्स के पीछे, ये लॉजिक आपको बेसिक से जानने हैं, तो आप सीएमसी की ऐप के अंदर जाकर उस कोर्स को चूज कर सकते हैं। तो मेरा कोई भी कोर्स ले, उनमें सब में डिटेल में दे रखे हैं सब सारी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। चलिए एबीसीडी जल्दी बताइए, विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, 5 का आंसर। चलिए आंसर आया आपका, आया तो बेटा मैं बात बताऊं, तो कहते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, कि स्टैंडिंग कमेटी ये डिस्क्रिप्शन है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। कमेटी को होल्ड किया जाएगा, कमेटी किसी को होल्ड करेगी नहीं, तो मींस इस वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर आएगा। तो अब जब सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी वर्ब का प्रभाव पड़ता है, जब सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है इस एक्शन का, तो उस वक्त ये जो वर्ब होती है ये पैसिव वॉइस होती है। और यहां पर क्या दे रखा है, विल, मॉडल। और बेटा एक्टिव वॉइस की बात करें तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बेटा मॉडल का पैसिव वॉइस होता है मॉडल B+V3। पैसिव वॉइस के लिए B+V3 देना जरूरी है, तो B+V3। अब अगर आप बात देखें यहां पर, तो यहां विल बी होल्ड कर रखा है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये गलत है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये गलत हो गया। अगर ये सही होता तो आंसर यही होता, विल बी होल्डिंग, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये गलत है, फ्यूचर कंटीन्यूअस बना दिया। विल बी हेल्ड, मॉडल B+V3, तो आंसर यही होगा। फिर भी अगला देखो, विल हेल्ड, विल मॉडल है, और जैसा कि बेटा कॉन्सेप्ट है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये भी गलत है, तो आंसर बी। तो 5 का आंसर बी, बेटा 5 का आंसर बी होगा, सी नहीं, गलत हो गया। 5 का आंसर बी होगा, विल बी हेल्ड, कि मीटिंग को रखा जाएगा नेक्स्ट वीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? देखो गलती हुई कोई बात नहीं, इट इज इनएविटेबल, गलती होती है, लेकिन पॉइंट इज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो गलती बार बार होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अभी गलती हुई, आगे नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आना बेहद जरूरी है। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Paul was bited by a dog when he was a child. Paul was bited by a dog when he was a child. बताइए। हाँ, तो Paul was bited by a dog when he was a child. एरर बताओ बेटा, 6 का ABCD, 6 का ABCD बताइए। तो देखिए बेटा, एक हमारी रेगुलर वर्ब होती है, ध्यान से देखिए बेटा, एक रेगुलर वर्ब होती है। तो जो रेगुलर वर्ब होती है वो क्या होती है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर जब आप सेकंड, ऐसे मानो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको सेकंड फॉर्म बनानी है और थर्ड फॉर्म बनानी है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो उसके अंदर डी या ईडी लग जाए, जिसमें डी या ईडी लग जाए वो रेगुलर वर्ब होती है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म है वॉच, अब इसके अंदर मैं लगा दूं ईडी, तो मतलब वॉश्ड, क्या बनेगा, वॉश्ड और वॉश्ड, तो क्या बनेगा, ये ईडी, तो ये रेगुलर वर्ब हो गई। अब कुछ होती है इर्रेगुलर वर्ब्स,
अब इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं बेटा? जिसकी तीनों फॉर्म, जिसकी फर्स्ट 3 फॉर्म्स या तो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट 3 फॉर्म या तो बिल्कुल सेम है, या पहली 3 फॉर्म जो हैं वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, या पहली 2 फॉर्म डिफरेंट है, ऐसे भी, तो उन्हें हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, हमने लिखा कट कट कट, ये तीनों फॉर्म सेम है, ये तीनों फॉर्म सेम है। या मैं ऐसे कहूं ईट एट ईटन, या मैं कहूं ईट एट ईटन। अब ये तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग है, तो इन्हें कहेंगे इरेगुलर वर्ब। तो बेटा आप समझे, ज्यादातर जो वर्ब होती हैं, जो 90% वर्ब होती है वो रेगुलर वर्ब होती है, 10% वर्ब जो होती है वो इरेगुलर वर्ब होती है। तो आप इरेगुलर वर्ब को ढंग से याद कर लो, ये तो आप अपने आप ही कर लोगे। तो अगर आप इरेगुलर वर्ब से याद कर लोगे तो ऐसे एरर निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में यही होता है कि भैया डीईडी लगाकर ही सेकंड फॉर्म बनती है, थर्ड फॉर्म बनती है, क्योंकि ज्यादातर ये होती है। तो इसलिए आप इन्हें याद मत करो, इन्हें याद करो, क्योंकि इनकी तीनों फॉर्म या तो सेम है या बिल्कुल डिफरेंट है। तो बेटा बाइट क्या होता है ना, बाइट की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, बाइट बिट बिटन, बाइट बिट बिटन, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये जो है ये इरेगुलर वर्ब है। पर इरेगुलर वर्ब को याद कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस है, बी प्लस V3 चाहिए, तो V3 बाइटेड नहीं बिटन से होगा। इन प्लेस ऑफ बाइटेड यूज बिटन। तो पोल वाज बिटन बाय अ डॉग, ये पैसिव वॉइस है, पोल को डॉग के द्वारा काटा गया था जब वो एक छोटा बच्चा था। तो पोल वाज बिटन, तो इन प्लेस ऑफ बाइटेड यूज बिटन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इट इज नॉट बाइटेड, बिटन। तो बेटा फिर बता रहा हूं, इरेगुलर वर्ब्स याद कर लो आप, उनकी संख्या कम है, तो ऐसी गलतियां आपको होंगी नहीं। इरेगुलर वर्ब्स याद कर लो, और रेगुलर वर्ब्स में डीईडी ज्यादातर होता ही है, तो फिर आप पहचान ही लोगे। हाँ ठीक है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट, द पोल्यूशन लेवल ought to keep under control, the pollution level ought to keep under control, error। बिल्कुल। तो देखो अब ये भी पैसिव वॉइस का, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस पैसिव वॉइस से लेकर आया। देखो आपको अब पैसिव वॉइस पहचाने कैसे बेटा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचाने कैसे। देखो एक्टिव वॉइस कैसे पहचाने और पैसिव वॉइस कैसे पहचाने। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो गिवन एक्शन है, जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, तो सब्जेक्ट के बाद जो एक्शन है, तो जो सब्जेक्ट है इस एक्शन का अगर डूअर हो, तो ये जो वर्ब होती है ये वर्ब एक्टिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस में आप V1 to V5 ये वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर पैसिव वॉइस की बात करें, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो एक्शन है, ये जो एक्शन है ये सब्जेक्ट कर नहीं रहा, एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो अब सब्जेक्ट डूअर नहीं है, अब सब्जेक्ट रिसीवर है, अब एक्शन का रिसीवर है। तो जब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर आए तो वर्ब, ये स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, जो वर्ब लगेगी तो वर्ब के लिए आपको B प्लस V3 देना पड़ेगा। तो अब B प्लस V3, बीन प्लस V3, बीइंग प्लस V3, इज एम आर प्लस V3, वाज वर प्लस V3 ये देना पड़ेगा। तो अब देखो द पोल्यूशन लेवल, तो जब पोल्यूशन लेवल जो है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये किसी चीज को कंट्रोल नहीं करेगा, तो इट इज नॉट एक्टिव वॉइस। कि जो पोल्यूशन लेवल है वो क्या कहते हैं, उसको कंट्रोल किया जाएगा, तो पोल्यूशन लेवल के ऊपर इफेक्ट, वर्ब का इफेक्ट पड़ेगा। तो इस एक्शन का ये रिसीवर है, तो सब्जेक्ट अब रिसीवर है। अगर सब्जेक्ट रिसीवर है तो मुझे यहां पैसिव वॉइस चाहिए, और पैसिव वॉइस के लिए B प्लस V3 होना जरूरी है। तो यहां पर O2 तो है लेकिन B प्लस V3 नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। और अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो मॉडल के बाद B प्लस V3, तो B प्लस V3 चाहिए, B प्लस V3। तो यहां ING V4 है तो ये गलत है। तो O2 क्या कहते हैं, मॉडल है, और B प्लस V3 ये पैसिव वॉइस है, तो आंसर ये होगा O2 हैव केप्ट। ये हमारा परफेक्ट इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस है। ये भी O2 हैव केप्ट ये भी एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस होता ना O2 हैव बीन केप्ट होता, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए B प्लस V3 आना चाहिए। तो ये एक्टिव वॉइस है तो वैसे गलत है। यहां पर
बी के साथ B4, ये भी एक्टिव वॉइस गलत है और ये भी एक्टिव वॉइस गलत है, तो एक पैसिव वॉइस एक ही है, वही ठीक है। ठीक है, 4 में से 3 एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है, तो जो पैसिव वॉइस है वो आंसर है, हमें पता चल गया। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। एबीसीडी 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 7 का एबीसीडी बताइए बेटा। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। चलिए देखो, अब आपने बताया, अब मेरा आंसर। तो रानी वॉज, अगर मैं यहां से एक्सट्रीम हटाऊं एक बार, तो रानी वॉज अपसेट, तो बी जो है, बी की फॉर्म जो है लिंकिंग वर्ब है। अब ये लिंकिंग वर्ब है, तो जो रानी है वो अपसेट है। अपसेट कौन है? रानी है। रानी नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तब कहता है भैया कितनी अपसेट है रानी, ये एडजेक्टिव है, कितनी अपसेट है? कह रहा है एक्सट्रीम, तो मींस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड मुझे एडवर्ब चाहिए। मुझे क्या चाहिए होगा? एडवर्ब। तो बेटा अब ध्यान दें, एक एडजेक्टिव होता है, जब कोई शब्द एडजेक्टिव होता है, अगर हम एडजेक्टिव में ly ऐड करें, इट बिकम्स एडवर्ब। टू मेक एडजेक्टिव एडवर्ब एड ly इन इट। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने कहा स्वीट, स्वीट एक एडजेक्टिव है, और अगर हम एडजेक्टिव में ly जोड़ें तो स्वीट का क्या बन जाएगा? स्वीटली। ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुल का बन जाएगा ब्यूटीफुली। अब इतना पॉइंट समझ में आया? ब्यूटीफुली। तो एडजेक्टिव में ly लगाओ, एडवर्ब बन जाता है। इसी प्रकार से जो शब्द है वो है एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम जो है बेसिकली ये एडजेक्टिव है। तो अब जब एक्सट्रीम एडजेक्टिव है और चाहिए हमें एडवर्ब, तो चाहिए एडवर्ब, दे रखा है एडजेक्टिव तो गड़बड़ हो गया। तो इसे एडवर्ब बनाने के लिए एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, तो आपको एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए ly ऐड करना पड़ेगा। तो यहां एक्सट्रीमली हो जाएगा, एक्सट्रीमली हो जाएगा, तो आंसर ये रहा, ly ऐड होगा, आंसर डी। बताइए, है ना? ये आंसर होगा। इन प्लेस ऑफ एक्सट्रीम यूज एक्सट्रीमली, क्योंकि हमें अपसेट जो कि एडजेक्टिव है उसे डिफाइन करने के लिए वी नीड एन एडवर्ब, और एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने का तरीका एड ly इन इट। ठीक है बच्चे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The wording and meaning in this example is ambiguous all the way. हाँ, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का ABCD बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का ABCD। गुड इवनिंग बेटा। स्पाइडरमैन, भाई साहब क्या क्या नाम रखते हो आप अपने? स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। यहां पे जाले वाले मत छोड़ने लगना बस। गुड इवनिंग। आंसर बताओ बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। हाँ जी, तो देखिए अब आप दे रहे हैं आंसर, तो अब देखिए इधर इसमें गलती क्या होगी बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। देखो अगर हम बात करते हैं कि जो शब्द हैं और उन शब्दों का मीनिंग, तो दो अलग चीजें होती हैं। शब्द है और एक शब्द का मीनिंग, तो दो अलग चीजें हैं, ये एक चीज है नहीं। तो इससे पता चलता है द वर्डिंग एंड मीनिंग, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ें एंड से, तो इसका मतलब है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसका मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है और कहता है इन दिस एग्जाम्पल, तो ये डिस्क्रिप्शन है इनका, इन दिस एग्जाम्पल। जो इस एग्जाम्पल के अंदर जो शब्द हैं और उनका जो अर्थ है, तो शब्द और अर्थ दो अलग चीजें होती हैं, सेम नहीं होती। तो अब यहां पे इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आया तो जो एग्जाम्पल है ये ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इनके बाद जो दिस एग्जाम्पल आया ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? वर्डिंग एंड मीनिंग। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगी, तो इन प्लेस ऑफ इज यूज आर, आंसर इज सी, आंसर इज सी। अब बताओ। बिल्कुल 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 बेटा, सही कहा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्लियर हो गया ना बेटा? चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। मुझे आपको टाइम देना पड़ता है, तो उस वक्त आप जल्दी कोशिश कीजिए देने की। तो एग्जाम के अंदर भी मतलब क्वेश्चन देखा, पढ़ते हुए चल रहे हैं, एकदम एरर है, तुरंत बताया, आगे बढ़ो। इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स, इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट।
हूं। ऑप्टिमस प्राइम, बाप रे, क्या क्या नाम रखते हो सर। देखो जो रोशनी तुमने जो बोला कि अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट से हम एरर करते हैं तो बन जाते हैं, लेकिन अगर मिक्सअप आते हैं तो नहीं बन पाते। ये तुम्हारे नहीं बेटा, सभी के साथ है। तो ये सभी के साथ है, इट हैपेंस। और इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि प्रैक्टिसिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो नए है नहीं, कॉन्सेप्ट तो सब पुराने हैं, एग्जाम्पल नहीं हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट पुराने, एग्जाम्पल नहीं होते मिलते जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या, प्रैक्टिस करते रहो। और जब आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले सेंटेंस का एरर देखो, और सबसे पहले सेंटेंस के अंदर उसका ट्रांसलेशन करो, मीनिंग देखो। मीनिंग के साथ आप ये देखो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से सेंटेंस को तोड़ दो, क्लोज के हिसाब से सेंटेंस को तोड़ो, और फ्रेज के हिसाब से सेंटेंस को तोड़ो। अगर आप क्लोज के हिसाब से तोड़ते हो तो पैरेललिज्म लगाओ, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से तोड़ते हो तो हर वर्ड का सही यूज होना चाहिए। ये देखो, ये चीज होती है। मैं भी अगर एरर निकालता हूं तो मैं भी ये सब चीजें देखता हूं। देखिए अब कहते हैं, इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट। कहते इट वॉज रवि, तो अरे भाई वो रवि था, नॉट हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं थे। हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, जो चीख चिल्लाना कर रहे थे ना, तो दोस्त नहीं रवि था। तो अब ये डिस्क्रिप्शन है, अब बताओ ये डिस्क्रिप्शन है, हु वर शाउटिंग लेट एट आवर्स। तो ये डिस्क्रिप्शन किसका है, ये हु किसके लिए आया, ये फ्रेंड्स के लिए आया है या रवि के लिए आया है। तो शाउटिंग कौन कर रहा था, देखो ना, हु वर शाउटिंग, तो ये जो वर्ब है कि हु वर शाउटिंग, तो शाउट कौन कर रहा था, फ्रेंड्स या रवि। तो उन्होंने मना तो कर दिया, फ्रेंड्स नहीं कर रहे थे शाउट। तो पॉइंट इज, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये रवि का है। तो जो रवि है ना, तो जो रवि है, ये जो रवि है ये एंटीसीडेंट है, ये नॉट हिज फ्रेंड्स, ये एंटीसीडेंट नहीं है, ये एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट है रवि, क्योंकि शाउटिंग कौन कर रहा था, रवि। तो रवि एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सेम होते हैं। ये ध्यान रखें, जो एंटीसीडेंट होता है ना बेटा, जो एंटीसीडेंट होता है और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सेम है। इसका नंबर पर्सन जेंडर जो है वही इसका नंबर पर्सन जेंडर है, और रिलेटिव प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है इसके बाद आई हुई वर्ब का। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो ये वर्ब आई है तो सब्जेक्ट ये है, लेकिन ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये डिपेंड करता है इस एंटीसीडेंट पर। अब हमारा एंटीसीडेंट जो है वो रवि है, हमारा जो एंटीसीडेंट है वो रवि है, तो इसका मतलब है जो हमारा हु है वो भी सिंगुलर, रवि सिंगुलर, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट यू भी, ये भी सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर और मुझे वाज वर्ब में से कोई वर्ब चुननी पड़ेगी तो ऑब्वियस मैं वाज चुनूंगा, वर्ब नहीं। तो यहां पर आप वर्ब की जगह वाज लगाएंगे, क्योंकि शोर रवि कर रहा था, उसके दोस्त नहीं। तो ये भी जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा गया एरर है। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, देखो कॉन्सेप्ट, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को मतलब बारीकी से पिरो दिया कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगर इन सब चीजों की गहराई जानना चाहते हो कि मैं एंटीसीडेंट बोलता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलता हूं, ये सब चीजें मैं बोलता हूं, तो आपको सीएमसी की ऐप के अंदर ये सारी चीजें मतलब ढंग से रिकॉर्ड करके बता रखी हैं बेहतरीन तरीके से। सीएमसी के आप कोर्स लो, उसके अंदर जाकर देखो, सारी चीजें मिल जाएंगी आप। हाँ जी बच्चे, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इंकू भाई। जब मेरी कोई राइटिंग की तारीफ करता है ना, तो पता है मैं क्या करता हूं, जब मेरी कोई राइटिंग की तारीफ करता है तो मैं क्या करता हूं, मैं इंकू भाई को याद कर लेता हूं। इंकू भाई कौन है, हमारे रेस्पेक्टेड भैया हैं जिन्होंने मेरी राइटिंग को मतलब बेहतरीन कर दिया कि तारीफ हो जाती है। कि पहले इतनी खराब राइटिंग थी, अब मैं ये नहीं कहता मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसी भी है सब क्या कहते हैं वो उन्हीं की देन है। अब जैसी भी राइटिंग है उन्हीं की वजह से, तो कोई मेरी राइटिंग की तारीफ करता है तो मैं थैंक यू इंकू भैया बोल देता हूं। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। बेटा इसके अंदर भी पैसिव वॉइस का एरर है। आप एक चीज नोट करेंगे कि मैंने आज की क्लास में पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट ज्यादा लाया। मैं थोड़ा सा बात को ये समझाना चाह रहा था बच्चों को कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझे, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना हो।
अब वर्ब एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो बच्चा ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा सेंटेंस को। और इंग्लिश को बनाने के दो ही तरीके हैं, लॉजिकली ठीक करना या ग्रामेटिकली ठीक करना। अब लॉजिक निकालने के लिए तो मीनिंग निकालना जरूरी है, और मीनिंग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वर्ब पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो क्लासेस की अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, तो मैं सोच रहा हूं कि बच्चे को एक्टिव पैसिव ढंग से ये दिमाग में बैठे कि यार एक्टिव पैसिव है क्या। तो बेटा इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो टू ऑल द ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं सभी ऑफिसर्स को दिए गए हैं। सभी ऑफिसर्स ने इलेक्ट्रिक हीटर्स ने कुछ नहीं दिया, इलेक्ट्रिक हीटर्स को दिया गया। किनको? सारे ऑफिसर्स को जो भी गेस्ट हाउस में थे। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो कि सब्जेक्ट है, ये इस एक्शन को नहीं कर रहा, इस एक्शन का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, तो ये डूअर नहीं, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। और जब सब्जेक्ट रिसीवर है तो हमें पैसिव वॉइस चाहिए होता है, और पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या चाहिए? बी प्लस V3। तो यहां पर वर्ब बी की फॉर्म है तो इसे V3 बना दो, प्रोवाइडिंग की जगह प्रोवाइडेड कर दो, प्रोवाइडिंग की जगह प्रोवाइडेड कर दो, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रिक हीटर्स, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अब रिसीवर बन गया, ये सब्जेक्ट रिसीवर बन गया। वर प्रोवाइडिंग, तो वर प्रोवाइडिंग की जगह आपको प्रोवाइडेड लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड। क्लियर हुआ ना मेरे बेटा? क्लियर हो गया ना? चलिए, ट्रांसलेशन के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का समझना बहुत जरूरी है। वर्ब का स्ट्रक्चर से मीनिंग निकालना आसान होता है, वर्ब के स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। बैग्स एंड पर्सेस वर थॉरोली चेकिंग एट द एंट्रेंस टू द थिएटर। देखिए अरे बताओ, तो सिर्फ अब देखो पैसिव वॉइस पहचान रहे हो, अब जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो, देखते के साथ ही आंसर दे रहे हो। तो बेटा इसके अंदर भी पैसिव वॉइस का ही एरर है। तो बैग्स एंड पर्सेस वर चेकिंग। अब इसका तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब ये बी की फॉर्म के बाद B4, बी की फॉर्म के बाद B4 मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो बैग्स एंड पर्सेस वर चेकिंग, इसका मतलब है बैग्स और पर्स जो है वो चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। अरे बैग्स और पर्स चेक नहीं करेंगे, बैग्स और पर्स को चेक किया जाएगा। तो क्या कह रहा है? बैग्स एंड पर्स वर चेकिंग, तो मतलब ये गलत, ये कहना चाहता है बैग्स और पर्स को चेक किया जा रहा था। तो ये जो सब्जेक्ट है इस एक्शन का रिसीवर है, रिसीवर है तो हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो बेटा अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो B प्लस V3 लगाना पड़ता है, इज एम आर प्लस V3, वाज वर प्लस V3। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए बीइंग प्लस V3 देना पड़ेगा। और बीइंग प्लस V3 से पहले बी का फॉर्म आता है। तो आप इज एम आर, यहां पे इज एम आर लगाओगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और वाज वर लगाओगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब यहां पे देखो चेकिंग दे रखा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस बनाना है इसे। तो आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो आपको करना पड़ेगा बैग्स एंड पर्सेस वर बीइंग चेक्ड, तो चेकिंग के स्थान पर बीइंग चेक्ड करना पड़ेगा। तो बीइंग प्लस V3 ये पैसिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस है, और जो चेकिंग है ING V4 ये एक्टिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस है। तो बीइंग चेक्ड हो जाएगा, तो बैग्स एंड पर्सेस वर थॉरोली बीइंग चेक्ड, तो मतलब बैग्स और पर्स को पूरी तरह से संपूर्ण रूप से चेक किया गया, किया जा रहा था एट द एंट्रेंस टू द थिएटर, थिएटर के एंट्रेंस पर इनको थोरोली चेक किया जा रहा था। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ चेकिंग यूज बीइंग चेक्ड। ठीक है ना? समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना, वरना तो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। These equipments must have cost a fortune. These, बताइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी आंसर दीजिए इसका।
देखिए इसमें एक, पहले तो इसमें एक मीनिंग के हिसाब से देख लो। कॉस्ट ए फॉर्चून जो होता है ना, कॉस्ट ए फॉर्चून का मतलब होता है किसी भी चीज का महंगा होना, इसका मतलब होता है महंगा होना। कॉस्ट ए फॉर्चून मतलब महंगा होना। तो दीज इक्विपमेंट्स क्या कहता है, ये जो इक्विपमेंट्स हैं मस्ट हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्चून, कि मतलब ये इक्विपमेंट्स, ये जो हमने इक्विपमेंट्स देखे कि यार ये तो बड़े महंगे, क्या कहते हैं, महंगे होंगे ये कॉस्ट, वो जो इक्विपमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स जो यार मस्ट हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्चून, मतलब ये बहुत ही ज्यादा महंगे होंगे। अब उसने बोला ठीक है, तो मीनिंग हुआ। अब ये तो वो मीनिंग लॉजिक। अब एरर, एरर बेटा देखते के साथ ही पता चलना चाहिए, ये नाउन एरर है, ये नाउन एरर है बेटा। बेटा कुछ नाउन हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फर्नीचर, तो फर्नीचर को आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते। जैसे बात करें ज्वेलरी, आप ज्वेलरी नहीं कर सकते। अब हम बात करें बैगेज, लगेज, तो बैगेज का बैगेजेस, लगेज का लगेजेस नहीं कर सकते। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो एक लंबी लिस्ट है ना, नाउन के अंदर ये सब दे रखा है कि फर्नीचर हुआ, ज्वेलरी हुआ, बैगेज हुआ, क्रोकरी हुआ, है ना, क्रोकरी है, स्टेशनरी है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। उन्हीं कैटेगरी के अंदर ये सारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है इट हैज नो प्लूरल। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब इसका कोई प्लूरल नहीं हो सकता। तो आप इक्विपमेंट्स कर नहीं पाएंगे, तो आपको इक्विपमेंट्स की जगह पर इक्विपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बात आती है ये जो दीज है, तो अगर हम बात करते हैं दीज या दोज की बात करते हैं, तो इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। दीज और दोज के बाद अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं तो इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा। तो अगर इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा, ये तो अनकाउंटेबल, ये तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब है दीज भी नहीं आ सकता। तो अब इसे दो तरीके से ठीक करो, दीज भी नहीं आ सकता। तो अब या तो आप इन इक्विपमेंट्स को प्लूरल बना रहे हो। अगर आप प्लूरल बना रहे हो तो देख लो दो तरीके, मैंने बताया ना, एक बात के दो तरीके होते हैं। मीनिंग लिख लेना, कॉस्ट ऑफ फॉर्चून मतलब एक इडियम है महंगा होना। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप कर दो दीज, प्लूरल बनाना है तो दीज पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, दीज, यहां पे इसे करो दीज, क्योंकि प्लूरल है तो दीज पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, प्लूरल नहीं करना, दीज पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। और अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट, दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट। और आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इक्विपमेंट। तीसरा तरीका भी देख लो, दिस इक्विपमेंट भी कर सकते हो। अब तीनों में से कोई एक तरीका ले लो। तो यहां पे गलती तो फिर भी ए में ही है। एक बात को कहने के कई तरीके, अगर आप प्लूरल बना रहे हो तो ऐसे बनाओ, सिंगुलर बना रहे हो तो इन दोनों में से एक कर दो, सिंगुलर बना रहे हो तो इन दोनों में से एक कर दो, और अगर प्लूरल बना रहे हो तो सिर्फ ये। अब बताइए क्लियर हुआ कि समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल्ड आंसर दे दिया। इसका अगला क्वेश्चन मैं आपके मैसेज पढ़ूं। क्लियर हो रहा है ना बेटा? तो अब देखो, आओ 14 का, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग। जो भी क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें भी नाउन एरर था। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसके अंदर भी नाउन एरर है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं बेटा, अगर इकट्ठे दो नाउन इकट्ठे आ जाए तो 1000 में से इक्का दुक्का अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह है, तो इकट्ठे दो नाउन आ नहीं सकते। ये समझ, इकट्ठे दो नाउन नहीं लगा सकते आप, ध्यान रखना बाद में। अब क्या करना पड़ेगा? अब या तो इनके बीच में जरूरत के अनुसार या तो कोमा लगाओ, या फिर कोई कंजंक्शन लगाओ, या फिर प्रेपोजिशन लगाओ, या तो कोमा लगाओ, कंजंक्शन लगाओ, या प्रेपोजिशन लगाओ,
या फिर preposition लगाओ, और या फिर आप apostrophe s लगाओ। अब ये जरूरत की बात है, अब हम इनमें से कौन सा यूज करेंगे ये जरूरत की बात है, ये हमें नहीं पता। लेकिन दो नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते, रेयर केसेस में, मतलब बहुत रेयर केसेस में आ जाते हैं, लेकिन जनरल नियम तो यही है कि दो नाउन इकट्ठे नहीं आएंगे। अगर दो नाउन इकट्ठे नहीं आएंगे तो हम समझ गए अर्थ और दूसरा टेम्परेचर। जो चर वाले वर्ड होते हैं ना, सिग्नेचर है ना, नेचर, तो चर वाले वर्ड जो होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। तो अर्थ हम समझते हैं पृथ्वी, तो ये भी नाउन है, और टेम्परेचर ये भी नाउन है। तो दो नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भाई पृथ्वी तो एक ही है, पृथ्वी का प्लूरल कैसे कर सकते हो आप? पृथ्वी तो एक ही, पृथ्वी का तो प्लूरल हो नहीं पाएगा। तो अगर आप इसके मीनिंग को समझे तो इसके ऊपर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। ये एपोस्ट्रोफिस लगा दो, एपोस्ट्रोफिस लगा दो। देखो यहां पे जो कह रहा है ये अर्थ कर दिए, अर्थ टेम्परेचर, ये अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो, पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान, तो ये दो नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। एक तो नियम ये, दूसरा पृथ्वी एक है, दो नहीं है। तो यहां पर जो अर्थ के टेम्परेचर की बात कर रहा है, अर्थ के टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी ऐड कर दो, तो हो जाएगा अर्थ से टेम्परेचर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बस ये एरर है। तो विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस के इफेक्ट के बिना अर्थ का जो टेम्परेचर है वुड बी बिलो फ्रीजिंग, वो बिलो फ्रीजिंग हो जाएगा। तो एरर होगा, ए में एपोस्ट्रोफी लगेगा और आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? थैंक यू ऑप्टिमस। ऑप्टिमस अपना नाम तो बता। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। Who do you wish to see? Who do you wish to see? CDS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, CDS के 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। आंसर दो 15 का, 15 का आंसर दे बेटा। हाँ जी, Who do you wish to see? अब जरा देखिए बेटा, जो हमारा हु होता है ना, जो हु होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और सीधे सीधे ऐसे मानो, मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन एकदम प्योर ग्रामर लिख दिया, आप इसे सब्जेक्ट मानो, हु सब्जेक्ट होता है, ऐसे मान के चलो। इसी प्रकार से जो हुम होता है ना, तो हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो आप सीधे सीधे इसे ऑब्जेक्ट मान के चलो। तो हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हु ऑब्जेक्टिव, हुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बेटा आप समझो बात को, हु और हुम हम यूज कब करते हैं? तो देखो समझे, जब हम वेयर की बात करते हैं तो हम प्लेस की डिमांड करते हैं, जब हम हाउ से प्रश्न पूछते हैं तो हम मैनर की डिमांड करते हैं, और जब हम वाई से प्रश्न पूछते हैं तो हम किसकी डिमांड करेंगे? रीजन की। और जब हम व्हेन से प्रश्न पूछते हैं तो हम डिमांड किसकी करते हैं? टाइम की। इसी प्रकार से हम हु से प्रश्न पूछते हैं, हु से प्रश्न पूछते हैं तो आंसर में सब्जेक्ट की डिमांड होती है। हु से प्रश्न पूछते हैं तो आंसर में सब्जेक्ट की डिमांड होती है, और अगर हम हुम से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आंसर में ऑब्जेक्ट की डिमांड है। समझ रहे? कोई आपसे वेयर से प्रश्न पूछ रहा है तो आप प्लेस आंसर में देंगे, इसी प्रकार से कोई हु से प्रश्न पूछ रहा है तो आंसर सब्जेक्ट में आंसर देंगे, और अगर आप कोई हुम से प्रश्न पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट में आंसर देंगे। तो अब ध्यान दे, अब एक बात ध्यान दे, सेंटेंस पढ़े, देखें। हु डू यू विश टू सी, कि भाई तुम किसकी इच्छा करते हो मिलने की? तो अब ध्यान दो, तो डू हेल्पिंग वर्ब और विश मेन वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तभी तो इंटरोगेटिव बनता है, क्वेश्चन मार्क है इंटरोगेटिव। तो सब्जेक्ट तो दे ही रखा है, इधर सब्जेक्ट तो दे ही रखा है। जब सब्जेक्ट दे रखा है तो हु डू यू विश, तुम किससे मिलने की इच्छा करते हो? टू सी, तो विश टू सी ये वर्ब है, विश टू सी। देखना कौन चाहता है? यू विश टू सी। लेकिन देखना किसे चाहता है? वो देखना किसे चाहता है, इसी के लिए तो प्रश्न है। तो इस वर्ब के हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। तो इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट दे ही रखा है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट के लिए प्रश्न क्यों पूछेगा? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट के लिए प्रश्न क्यों पूछेगा? अरे भाई, शोले फिल्म देखी है? अमिताभ बच्चन उससे हेमा मालिनी से पूछता है, हेमा मालिनी से क्या कहता है?
तुम्हारा नाम क्या है बसंती? अबे जब तो नाम पूछ ही रहा है तो बसंती बोल क्यों रहा है? तो जब आप यो सब्जेक्ट बोल रहे हो तो फिर हु से प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तो इसका मतलब है प्रश्न ऑब्जेक्ट के लिए है। अगर प्रश्न ऑब्जेक्ट के लिए है तो हु नहीं हुम आएगा ए आंसर। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? मेरे को बताओ, जल्दी से बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताओ, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? whom do you wish to see? बताओ 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 बताओ। हाँ क्लियर हो गया। तो बेटा आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर की देने की कोशिश करो, चाहे 15 20 25 कुछ तो बन जाए। तो आज के लिए क्लास इतनी। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट। जय हिंद, जय भारत।